हेलो एवरीवन, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का मूल। यह जो आपका एस के झा का जो बुक है, एस के झा का जो देखेंगे कि जो थर्ड एडिशन जो मोटा वाला बुक है, उसी थर्ड एडिशन में जो आपका चैप्टर 3 जो है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का मूल उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से जो है आपका बिहार में जो है आपका वैकेंसी आया है जिसको बोला जाता है BSPHCL यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। तो उसमें जो है केवल इस चैप्टर से जो है पिछला बार जो है 7 क्वेश्चन पूछा था। कितना क्वेश्चन पूछा था? तो 7 क्वेश्चन पूछा था इससे प्रीवियस ईयर। इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है इस चैप्टर से अधिकतर जो है बिहार बिजली विभाग जो आया भर्ती उसमें पूछा जाता है। तो बिना कुछ देर के हुए जो है हम लोग देखते हैं इसको कि चैप्टर 3 में जो है एस के झा सर के जो बुक है उस बुक में जो है क्या क्या टेक्निकल बातों को दिया गया है। सबसे पहले इसमें पढ़ दिया गया एटम के बारे में। किसके बारे में? कि एटम की आखिर होता क्या है। तो समझिएगा कि परमाणु जो किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके उसे ही परमाणु कहते हैं। यानी कि परमाणु जो है छोटा से छोटा, परमाणु क्या है? तो किसी पदार्थ का जो है छोटा से छोटा कण है जो कि रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके तथा साथ ही साथ रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या किया जा सके? पृथक किया जा सके। पृथक का मतलब होता है कि जो है अलग किया जा सके। क्या किया जाए? तो अलग किया जाए, अलग किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता। यानी कि एटम जो है क्या है? तो समझिएगा एटम जो है जो कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से क्या नहीं होता है? तो विद्यमान नहीं रहता। नेक्स्ट जो इसका आपका 3 पॉइंट जो है जिसको हम लोग सर बोलते हैं एटम के बारे में समझिएगा कि एटम में क्या क्या जो प्रमुख बातें हैं कि जो है यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। यानी कि जो एटम जो होता है ये एटम क्या होता है? तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि तीनों मिलाकर क्या बनता है? तो एटम बनता है। साथ ही साथ अगर और बात की जाए इसमें कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो है प्रकृति के मूल कण कौन से हैं, तो प्रकृति के मूल कण जो है याद रखिएगा हमेशा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं जो परमाणु का केंद्रीय सघन भाग है। इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझिएगा। देखिएगा कि आपका पूरा का पूरा क्या हो गया? तो एटम हो गया। देखिएगा ये पूरा का पूरा एटम होता है। इस एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर क्या होता है? तो दोस्त एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? तो याद रखिए इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है तथा जो बाहरी सेल है इस बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी सेल में क्या होता है? तो जो है इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहीं पे दिया गया है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहता है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है जो कि कहाँ विद्यमान रहता है? तो परमाणु के जो न्यूक्लियस में विद्यमान रहता है। प्रोटॉन पे याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश होता है जिसका मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये पॉजिटिव में रहता है। इलेक्ट्रॉन पे जो है माइनस चार्ज रहता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ही होता है। लेकिन अगर बात की जाए न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है। यह जो है 2019 का जो है बिहार बिजली विभाग में जो है क्या चीज किया गया था? तो प्रश्न जो है पूछा गया है कि न्यूट्रॉन जो है क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या आवेशहीन होता है, या नॉन ऑफ दीज होता है। नेक्स्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये भी जो है ये जो इससे जो है EPPCL TGT 2 में प्रश्न पूछा गया था। समझिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो याद रखिएगा सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या से जो देखिएगा इससे क्या होता है, जो धातु होता है धातु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जो होता है देख रहे होंगे आप 1 2 यानी कि 2 को अंतिम कक्षा में 1 या 2 को जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होती है। कि जो नाभिक से दूर होने के कारण क्या होता है? मुक्त अवस्था में होता है। नाभिक से दूर देखिएगा कैसे होता है, सब बताते हैं आपको। ये आपका पूरा का पूरा क्या है सर? तो पूरा का पूरा ये आपका जो है एटम होता है। एटम के अंदर क्या होता है? तो पता है आप लोग को
कि एटम के अंदर जो है क्या होता है, तो न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। बट यहाँ पे बातें की गई थी कि नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होती है। तो नाभिक यहाँ पे है, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, एक क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ही रहता है। तो यहाँ से यहाँ देखिएगा तो इसका क्या डिस्टेंस है कि नहीं, हाँ, तो इसी डिस्टेंस को जो बोला जाता है कि नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग जो है फ्री स्टेट में पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँच पाता है। एक और ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि जो है किसके कारण जो है आवेश चालक जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है, तो वह जो है जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही पहुंचता है। आवेश का मतलब होता है चार्ज होता है। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। यानी कि जो ठोस जो धातु के जो तार होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रवाह जो होता है किसके कारण होता है, तो वह जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन से ही होता है। जबकि वैद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्त, तो जो है आयन के कारण होता है। नेक्स्ट है आवेश के बारे में समझिएगा कि आवेश क्या होता है। देखिएगा, आवेश वह किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। यानी कि पदार्थ का वैसा गुण जिसके कारण कोई भी वस्तु जो है वैद्युत क्या करता है, आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करता है, उसे ही क्या कहते हैं, तो चार्ज कहते हैं। चार्ज का यानी कि आवेश जिसको बोलते हैं, आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, तो कूलाम होता है, तथा सीजीएस मात्रा किसका होता है, स्टेट कूलाम होता है। 1 कूलाम बराबर होता है 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1/1 कितना होता है, 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। तथा अगर बात की जाए कि 1 कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती हैं, तो 3 × 10⁹ क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। तो हो सके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर है आवेश का मात्रक। कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर प्रति सेकंड होता है। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। यानी कि चार्ज के लिए सबसे पहले की जो चार्ज जो है पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में होता है। यह सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बताया गया था। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स द्वारा बताई गई थी। कि वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया जो है सर्वप्रथम जो है थेल्स के द्वारा बताई गई थी। नेक्स्ट है, थेल्स के अनुसार कि जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, करने के बाद धनाभिषित हो जाता है, तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस तरीके से समझिएगा कि जो थेल्स जो क्या बोले थे कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को सर्वप्रथम थेल्स ने बताया था। ठीक, तो इनका एक जो है बोल सकते हैं कि प्रयोग किए थे। वो प्रयोग किए थे कि एक कांच का टुकड़ा लिए थे, उस कांच के टुकड़ों को क्या किए थे कि रेशम का कपड़ा लिए थे, उसमें क्या किए थे, तो लगड़े थे। तो लगड़ने के उपरांत क्या हुआ कि जो कांच का जो टुकड़ा था, कांच के टुकड़ा से जो है आपका एक जो है चार्ज निकला। वो जो चार्ज जो निकला था, इलेक्ट्रॉन जो निकला था, वो क्या हुआ, तो यहाँ पे से त्याग दिया। त्यागने के बाद वो क्या हो गया, तो खुद का जो है पॉजिटिव हो गया, नहीं धनाभिषित हो गया, तथा जो रेशम का कपड़ा था उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, तो ग्रहण कर लिया, जिसके कारण जो रेशम का कपड़ा था वो क्या हो गया, तो ऋणावेशित हो गया था। यह जो है जो कि स्थिर वैद्युत का उदाहरण है। इसमें देखिए फॉर्मूला दिया हुआ Q बराबर N। Q बराबर N। Q क्या है, तो उत्पन्न आवेश है। N जो है त्याग या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, और U बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। नेक्स्ट है कूलाम का नियम। अगर कोई दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो, यानी कि Q1 और साथ ही साथ Q2 एक दूसरे से किसकी दूरी पे हो, तो एक दूसरे की बात किया गया r दूरी पे, एक दूसरे के किस दूरी पे हो, तो r दूरी पे हो। उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल उनके आवेश के यानी कि जो चार्ज है दोनों के चार्ज के गुणनफल के क्या होता है, तो गुणनफल के याद रखेगा
समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी यानी कि जो डिस्टेंस आर देख रहे हैं ये क्या हुआ है, दोनों के बीच के डिस्टेंस हुआ। तो बीच की दूरी वर्ग के क्या होता है, तो याद रखिएगा वर्ग व्युत्क्रमानुपाती। इसको अच्छा से समझिए। कूलॉम का नियम क्या कहता है कि दो गो हम लोग आवेश यानी कि चार्ज लिए Q1 और Q2 चार्ज लिए, ठीक। बीच की दूरी r है, बीच की दूरी क्या यहाँ पे दे दिया गया था, तो बीच की दूरी r दे दिया गया था। तो जो दोनों के बीच जो आवेशित जो बल लग रहा है ये क्या होता है, तो यार कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। बट जो बीच का डिस्टेंस जो r है इस दोनों के बीच क्या होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है Fe बराबर KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 चार्ज है, Q2 भी जो है चार्ज है, दो। देखिए इस सूत्र के द्वारा चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल ज्ञात किया जाता है, यानी कि कूलॉम का नियम के द्वारा ही क्या किया जाता है दोस्त, तो चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल ज्ञात किया जाता है। किसका बल ज्ञात किया जाता है, तो चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल भी ज्ञात किया जाता है। समझिएगा चार्ज डेंसिटी क्या होता है। चार्ज डेंसिटी जो आवेश जिसको बोल सकते हैं आवेश घनत्व, यह 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला जो होता है रैखिक आवेश घनत्व, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि इसको जो इंडिकेट जो किया जाता है लैम्डा से इंडिकेट किया जाता है। किससे, तो लैम्डा। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया लैम्डा बराबर Q/I दिया है। लैम्डा बराबर क्या दिया है, Q/I, यानी कि प्रति एकांक लंबाई में क्या, किसमें, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशित, यानी कि जो लंबाई देख रहे हैं इसको लंबाई बोलेंगे। तो प्रति एकांक लंबाई पे कुल आवेश की मात्रा, क्यों क्या हुआ यहाँ पे चार्ज का काम कर रहे हैं, तो कुल आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो रैखिक घनत्व कहा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो होता है कूलॉम प्रति मीटर होता है। क्या होता है दोस्त, कूलॉम प्रति मीटर। यानी कि जो चार्ज डेंसिटी को 3 भाग में बांटा गया था। पहला जो था रैखिक आवेश घनत्व, जिसको हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोला जाए लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको जो ऑन द इंडिकेट कहा किया जाता है लैम्डा से। लैम्डा जो कि लंबाई का काम यहाँ पर कर रहा है। तो वहीं पे बताया गया कि प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। यहाँ पे दूसरा दिया गया क्षेत्रीय सतह आवेश घनत्व, जिसको बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको जो है सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है। किससे, सिग्मा से। यहाँ पे दिया गया सिग्मा, यहाँ पे किस चीज़ का काम करेगा, तो सर यहाँ पे सिग्मा जो है दोस्त काम कर रहा है क्षेत्रफल का काम कर रहा है। किसका काम, क्षेत्रफल का। तो यहीं पे बात क्या है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर एरिया यहाँ पे होगा, ठीक है ना, इसको क्षेत्रफल कहेंगे। प्रति एकांक क्षेत्रफल कुल आवेश की मात्रा के सतह आवेश को क्या कहते हैं, घनत्व करते हैं। इसको इससे समझिएगा। सिग्मा बराबर Q/A दिया हुआ। ए यहाँ पे क्या चाहिए, एरिया है। Q क्या है, तो चार्ज है। और सिग्मा क्या है, तो आवेशित घनत्व, आवेश घनत्व है। तो क्या हुआ, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश की मात्रा के सतह को आवेश क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, तो यार कि कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसमें तीसरा दिया गया था आयतन आवेश घनत्व। कौन सा घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको P से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट, P से। P बराबर वैल्यू होता है Q/V, यानी V क्या है, क्या यहाँ पे वॉल्यूम हो गया यानी आयतन हो गया। Q क्या हो गया, तो चार्ज। यानी बोल सकते हैं कि प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, तो इसका मात्रा क्या रखेगा, सेंटीमीटर पर क्यूब होता है। नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल, जिसको EMF कहा जाता है। क्या कहा जाता है, EMF कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहते हैं। कहने के लिए एक सिरा से दूसरा सिरा तक जो प्रवाहित करने वाला जो बल होता है, फोर्स लगता है, उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, तो EMF कहा जाता है। EMF जो है जो कि सेल से प्राप्त कर सकते हैं, बैटरी से प्राप्त कर सकते हैं, जनरेटर आदि से क्या किया जा सकता है, तो प्राप्त किया जा सकता है। EMF का मात्रक वोल्ट होता है। याद रखिएगा हमेशा कि EMF का अगर पूछ दिया जाएगा कि यूनिट क्या होता है, तो EMF का यूनिट जो होता है वोल्ट होता है। EMF का यूनिट क्या होता है, तो जो है वोल्ट होता है।
ईएमएफ को जो है इसे भी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? इसे कैपिटल बी से जो है सूचित किया जाता है। देखिएगा यहीं पे दिया गया कि आपका जो चार्ज जा रहा है यहाँ पे वोल्टेज है ईएमएफ। नेक्स्ट है विभव, जिसको पोटेंशियल कहते हैं। भी बराबर क्या होता है? तो भी बराबर जो होता है W/Q। अब आप लोग यहाँ से कर सकते हैं Q क्या वहाँ पर चार्ज, तो बोल सकते हैं एकांक आवेश के अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो विभव कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? तो याद रखिए इसका मात्रक जो होता है जूल प्रति कूलम, या तो इसी को वोल्ट भी कहा जाता है। पोटेंशियल का अगर मात्रा की बात की जाए तो जूल प्रति कूलम, या तो इसी को जो है वोल्ट भी कहा जाता है। जहाँ पे भी क्या है? वोल्टेज है। समझ सकते हैं इतना। यहाँ पे आपका ईएमएफ का मान नियत रहता है। ये चीज़ हमेशा बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसके बारे में, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर अगर उठा के देखिएगा तो बहुत बार इस प्रश्न को रिपीट किया है कि ईएमएफ का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा ईएमएफ का मान नियत होता है। ईएमएफ का मान जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, चाहे धारा का प्रवाह शून्य हो या धारा का प्रवाह शून्य नहीं हो, यानी कि नॉट चेंज फॉर द ईएमएफ एनीथिंग ऑफ द कंडीशन, यानी कि कोई भी कंडीशन में जो है ईएमएफ जो है क्या नहीं हो सकता है दोस्त? तो जो है चेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है विभवांतर का मान धारा के घटने तथा बढ़ने पर क्रमशः घटता एवं बढ़ता है। यानी कि पोटेंशियल जो होता है क्या होता है कि अगर माना जाए करंट को अगर बढ़ाते हैं, क्या चीज़, धारा के घटने तथा बढ़ने पे क्या होता है? तो घटता और बढ़ता है। नेक्स्ट है परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान भी शून्य हो जाता है। अभी जस्ट बताएं कि जिस प्रकार से विभवांतर का मान अगर मान धारा के घटने तथा बढ़ने पर क्रमशः घटता है बढ़ता है, बशर्ते अगर बात की जाए परिपथ का मतलब होता है यार रखिए रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो होता है धारा का प्रवाह अगर शून्य हो गया, धारा यानी कि चार्ज हो गया, चार्ज का अगर प्रवाह अगर शून्य हो जाएगा तो जो विभवांतर है वो भी मान क्या हो जाता है? तो शून्य हो जाता है। यानी कि पोटेंशियल जो है वो भी क्या हो जाता है? तो शून्य हो जाता है दोस्त। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। समझिएगा कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको विभवांतर कहा जाता है। कि जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभव से कुछ अंतर पैदा हो जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? तो उसे ही जो है विभवांतर कहा जाता है। अब आते हैं थोड़ा सुन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विद्युतीय क्षेत्र के बारे में समझिएगा अच्छा सा। किसी आवेश या आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। विद्युतीय क्षेत्र के बहुत सा गुण होता है, समझिएगा विद्युत का गुण कि हमेशा जो क्या होता है तो याद रखिएगा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। किससे जाता है दोस्त? पॉजिटिव से हमेशा क्या कहाँ जाता है? तो इसका जो गुण समझिए कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। ये दूसरे यह क्या होता है कि एक दूसरे को कभी भी जो है प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है नहीं काटती है। यह जो लाइन जो होता है आपका जो चुंबकीय क्षेत्र का आवेश का जो लाइन है ये क्या होता है? तो याद रखिएगा ट्रांसपेरेंट होता है। सॉरी ट्रांसपेरेंट या तो बोल सकते हैं हम लोग काल्पनिक कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की ओर चारों ओर जो रेखाएं और रेखाएं क्या होती हैं? तो काल्पनिक होती हैं। साथ ही साथ ये जो काल्पनिक होती है ये चीज़ याद रखना, यह जो रेखाएं होती है काल्पनिक रेखाएं सघन माध्यम के लिए सघन होती हैं तथा विरल माध्यम के लिए क्या होती है? तो विरल होती है। तो हो सके समझ गए होंगे विद्युत बल रेखाएं के गुण, आपको अच्छा से आ गया होगा समझ में। देखिएगा समझिएगा थोड़ा सुन। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखा का यानी कि एक समान जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। और समझिएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q आवेश पर F बल लगता है तो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो याद रखिएगा E बराबर जो होता है F/Q। E बराबर क्या होता है? F/Q होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ईसाई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो याद रखिए यह एक सदिश राशि है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो है
जो आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो यह एक जो है सदिश राशि है, ना कि अदिश राशि है। देखिएगा, ये भी आपका जो है प्रश्न पूछा गया था बिजली विभाग में 2019 में पूछा गया। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, यानी कि किसी भी खोखला चालक हो गया, ठीक, इस खोखला चालक, इसमें तो कुछ भरा नहीं, तो इसके अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र है इसका तीव्रता क्या अच्छी होता है, तो जीरो होती है, शून्य हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर का माध्यम हवा हुआ है। अगर बाबू जो चीज़ भी खोखला है, ठीक, उस खोखला चीज़ का जो अगर चलने के लिए विद्युतीय क्षेत्र क्या किसकी ज़रूरी पड़ती है, उसके अंदर का माध्यम हवा है, इसलिए बिजली के चमकते समय कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी साबुन का बुलबुला को धान या रीना बेच दिया जाए तो उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। विद्युत धारा समझिएगा, इलेक्ट्रिक करंट। किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। क्या? किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। यह आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। या तो एक और इसका डेफिनेशन होता है कि माना जाए किसी भी पदार्थ में से क्या चीज निकला, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो, उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इसका फॉर्मूला होता है I = Q/T। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, नहीं तो कूलम प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। यदि किसी बिंदु में से 1 सेकेंड 6.2 18 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। या बोल सकते हैं 1 एम्पियर बराबर 6.28 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि विद्युत धारा का वेग जो है प्रकाश के बिल्कुल समान होता है। प्रकाश के बिल्कुल क्या होता है दोस्त, तो प्रकाश के समान होता है। कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि। विद्युत धारा क्या है, तो याद रखिएगा, विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश के जोड़ नियमों का पालन नहीं करता है। विद्युत धारा का अदिश राशि होने का कारण यह भी है क्योंकि यह सदिश के जोड़ नियमों का क्या नहीं कर पाता है, तो पालन नहीं करता है। 1 एम्पियर बराबर जस्ट बताएं 6.2 18 × 10⁻, जो 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए, विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कैसा होगा, बंद परिपथ में ही प्रवाहित होगा। देखे होंगे ताड़ क्या रहता है, खुला थोड़ी रहता है, ताड़ भीतर बंद रहता है ना, तो इसे याद रखें। विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। विद्युत धारा हमेशा कौन सा प्रतिरोध का मार्ग चुनता है दोस्त, तो निम्न का मतलब होता है न्यूनतम मान चुनता है। इलेक्ट्रॉन्स का बहाव हमेशा ऋण अवस्था से धन अवस्था की ओर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का बहाव जो होता है हमेशा जो है ऋण आवेश से धन अवस्था की ओर होती है। अब आते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है V/I, ठीक है, समानुपाती। अगर सभी स्थितियां नियत रहे तो किसी चालक में वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है दोस्त, तो समानुपाती, या तो इसी को बोलते हैं V/IR। V बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो IR होता है, या तो I बराबर बोल सकते, R बराबर क्या बोल सकते हैं, तो R बराबर V/I। इसको वोल्ट बाई एम्पियर, या तो इसी को ओम कहते हैं। ये वाला थोड़ा सा समझिएगा, ओम का नियम। ओम का नियम AC पे द्विदिशात्मक तथा DC पे एक दिशात्मक प्रतिरोध संधारित्र प्रेरकत्व पर लागू होता है। बोला जाएगा कि ओम का नियम जो है AC पे कौन सा डायरेक्शन, तो सेकेंड द्विदिशात्मक तथा DC पे एक दिशात्मक लागू होता है। ओम का नियम जो है केवल अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा है कि ओम का नियम जो है किस पे लागू नहीं होता है, तो यार कि ओम का नियम जो है सेमीकंडक्टर जिसको बोल सकते हैं हम लोग, तो जो है सेमीकंडक्टर पे जो है ओम का नियम लागू नहीं होता है। ओम का नियम का अगर आप देखिएगा तो V/IR, अगर यहीं पे R से निकलता है तो R बराबर V/ क्या हो जाता है, तो I हो जाता है। प्रतिरोध समझिएगा थोड़ा कि रेजिस्टेंस क्या होती है, तो पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत प्रवाह को, यानी कि यहाँ पे विद्युत जा रहा है, ठीक, इसमें क्या कर दिए, बाधा कर दिए, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है, R होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और प्रतिरोधकता का मात्रक तो ओम मीटर होता है, या तो मोह भी कहा जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान 1.0049 निरपेक्ष ओम के क्या होता है दोस्त, तो ओम के जो है बराबर होता है। देखिएगा, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से होते हैं,
तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तथा घटने से घटता है। पदार्थ की प्रकृति वो इसी प्रकार से अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। चालक तार की लंबाई बढ़ने से क्या बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है, घटने से घटता है। बट अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वैसा नहीं होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहता है कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के घटने से उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या हो जाता है दोस्त, तो घट जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा। बाकी जो है हम लोग फिर कल जो है पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोधकता के बारे में। तो आज भर के लिए